औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपके अब तक पेपर्स अच्छे हो चुके होंगे। कल जो मेन स्ट्रीम पेपर्स हैं उसके अंदर एक तो केमिस्ट्री ओ लेवल का ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल पेपर आ रहा है और दूसरा हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का ओ लेवल IGCSE का पेपर 2 आ रहा है। ये वीडियो हमारी पहले हम शुरू में थोड़ी देर बात करेंगे केमिस्ट्री ATP के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री ATP जो है उसके ऊपर हम ऑलरेडी कंटेंट बना चुके हैं। फिर हम इंशाल्लाह इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे के पेपर 2 के जो पेपर पैटर्न है उसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, जहाँ तक ताल्लुक है ना केमिस्ट्री ATP का, उसमें एक तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी जो क्वेश्चन टाइप्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं और आपको उनका यानी प्रिपरेशन होनी चाहिए। टाइट्रेशन क्वेश्चन है जिसको हम मोल्स वाला क्वेश्चन भी कहते हैं, अमूमन एक रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे उसके 3 टाइप्स हैं, वो किस तरह उनको अटैम्प्ट करना है, ये चीज़। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस वाला टेबल आता है, वो हमारा एक आम तौर पर रिपीटेड क्वेश्चन है, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारा ग्राफ प्लॉटिंग वाला क्वेश्चन है, ग्राफ की रीडिंग, उस पर टेबल की कंप्लीशन, इस तरह ग्राफ के एक्सेस किस तरह मार्क करने हैं, उस पर हमें उनको रीडिंग्स हो लेना किस तरीके से है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा जो बाकी हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं उनको पता होना चाहिए आपको। कॉमन मिस्टेक्स जो जैसे हमने यूनिट ना लिखने की मिस्टेक हो गई, जो ग्राफ की प्लॉटिंग है उसमें यूनिट ना लिखने की मिस्टेक हो गई। इसके अलावा जब कोई हम लोग वो कर रहे होते हैं, उसका इक्वेशन बैलेंस कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई गलती इस तरह की हो गई, इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ATP की बेस्ट प्रिपरेशन का मेथड होता है उसके 5 से 7 पास पेपर्स कर लो, उसके बाद आम तौर पे जो है ATP का पेपर आपके हाथ पे सेट हो जाता है। यहाँ जो मेन बात एक समझाने वाली है वो ये है, यानी जो एक कॉमन मिस्टेक होती है समझाने वाली, वो चीज़ ये है जिसको कोशिश करके आपने अवॉइड करना है कि पेपर के अंदर ना, इसमें आम तौर पे पेपर के टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। बच्चे आम तौर पे इस तरह करते हैं कि एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा ना, उसको छोड़ के आगे चला करो, ठीक है, क्योंकि पेपर का टाइम इतना ही होता है कि अगर आप प्रॉपर्ली तरीके से करो तो आराम से पेपर टाइम में हो जाता है, ना करो तो गलती होने के चांसेस होते हैं। इस पेपर के बारे में डिटेल्ड नोट्स, एक अटेम्प्टेड पास पेपर भी, वैसे रिवीजन के नोट सब्जेक्ट कंटेंट के लिए, और इसके बारे में 2 डिटेल्ड वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उन तमाम चीज़ों का जो है लिंक मैं आपको पिन कमेंट्स में डाल दूंगा। इस पे वीडियो के पिन कमेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। आप एक दफ़ा उन लिंक्स को गो थ्रू कर लें। उन जो हमने लास्ट मई में वीडियो बनाई थी, अक्टूबर में, लास्ट से पिछले अक्टूबर में वीडियो बनाई थी, स्पेशली जो मई में वीडियो बनाई थी वो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है। उससे आपके बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चन होंगे, जो जहन में कोई आपके होंगे ना, इश्यूज़ आ रहे होंगे इसके मुतालिक, वो तमाम इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। उसको डिटेल से गो थ्रू कर लेना। कोई क्वेश्चन रह जाए तो मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँगा, इसके बाद मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा दूसरा वो आ जाता है, दूसरी चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी, वो हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का पेपर है, पेपर 2। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पेपर 2 के बारे में देखो, कुछ चीज़ें इसके अंदर ना हमारे दूसरे पेपर से डिफरेंट हैं। बाकी बहुत सारी जो मार्किंग के रिलेटेड, पेपर पैटर्न के रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारी कॉमन भी आएंगी। पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों में बात कर लेते हैं जो जेनरिकली अप्लाई हो रही हैं। पहली बात तो ये कि आपके पेपर में पॉजिटिव मार्किंग है। पॉजिटिव मार्किंग से मुराद ये कि जो चीज़ आप सही लिखोगे उसके मार्क्स मिल जाएंगे, जो चीज़ आप गलत लिखोगे उसका -1 नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो आपके कोई बात को मिस करने के, ओमिशन करने के माइनस मार्किंग नहीं करता, -1 नहीं करता। एक ज़रूरी चीज़ ये है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ सिर्फ करेक्ट आंसर ऑनली होता है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ वो आपसे कोई स्पेसिफिक चीज़ मांग रहा होता है। अगर आप मार्किंग स्कीम को देखो तो वो चीज़ आपको क्वेश्चन के आंसर में अंडरलाइन फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप मिस नहीं कर सकते आंसर्स में से। उसके अलावा इस पेपर में जो बड़ा मेन डिफरेंस है आपके पहले पेपर से, वो ये है कि शुरू में आपको किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखो, ये जो उसने शुरू में इंफॉर्मेशन दी होगी ना, ये ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन से कनेक्टेड हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इसको आपने इसको रेफ़र भी करना है, लेकिन ये आपके लिए एक टोन सेट कर देती है। ये आपको उस एरिया की पॉपुलेशन बता देगी, वहाँ की आपको इनहेबिटेंट्स के बारे में बता देगा, मेन सोर्स वर्डिंग बता देगा, या वहाँ का आपको नेचुरल इन्वायरमेंट बता देगा, वहाँ का क्लाइमेट बता देगा, वहाँ आपको वर्ल्ड मैप पे उसकी लोकेशन शो कर देगा। यानी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेगा, जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपकी हेल्प कर रही होगी एक टोन सेट करने में कि जिस एरिया के बारे में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वहाँ के बारे में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके मुतालिक आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मेन बात उसके अंदर ये है कि ऐसे किसी भी उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि वो हर क्वेश्चन में चीज़ रेफरेंस करनी पड़े। अक्सर बच्चे करते हैं क्योंकि वो कहते हैं सोर्स मटेरियल का पेपर है, हर क्वेश्चन में सोर्स मटेरियल कोड करने लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है अमूमन, बल्कि 70 से 80% ऑफ क्वेश्चन के अंदर वो मटेरियल डायरेक्टली अप्लाई भी नहीं हो रहा होगा। हाँ, हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के या एक क्वेश्चन स्टेटमेंट के स्टार्ट में वो आम तौर पे आपको 1 या 2 लाइन देता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जो आप पूछने वाला है। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो ज़रूर आपने गौर से पढ़नी है क्योंकि वो आगे अप्लाई हो रही होगी। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ।
वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक चीज़ ये मैं आपको कहता हूँ कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर फूड शॉर्टेजेस। अब फूड शॉर्टेज इन जनरल की मिलियंस ऑफ रीजंस हैं। फ्लड्स उसकी रीज़न हो सकते हैं, फूड क्रॉप्स ख़राब हो जाए रीज़न हो सकते हैं, स्मगलिंग उसकी रीज़न हो सकती है, फूड क्रॉप्स का क्या होता है, लो यील्डिंग क्रॉप्स उसकी रीज़न हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तमाम पॉइंट नॉलेज वाइज ठीक है, लेकिन अगर वो मुझसे क्वेश्चन ये पूछता है, वो पहले एक लाइन लिखता है कि एक XYZ एक एरिया है जो बाकी मुल्क से आइसोलेटेड है, बहुत दूर है बाकी आबादियों के एरिया से, वहाँ फूड पहुँचाना बाहर से मुश्किल है, वहाँ पे आग लगने की वजह से, वहाँ पे यानी कि फायर्स उसकी वजह से जो है लोग यानी उस पर्टिकुलर एरिया का जो क्रॉप हार्वेस्ट था, जो वहाँ के पौधे वगैरह थे, वो ख़राब हो गए। अब वो आगे पूछता है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एक्सप्लेन द रीजंस फॉर फूड शॉर्टेजेस। उसी क्वेश्चन उसी पार्ट के अंदर, इस पार्ट में अगर मैं वो सारे जेनेरिक पॉइंट लिखाऊंगा जो कि नॉलेज वाइज ठीक थे, वो यहाँ गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ वो अप्लाई नहीं हो रहे, यहाँ पे उस चीज़ की वो सेंस अप्लाई नहीं हो रही। यहाँ आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने अभी आपको कोट किया है, यहाँ पे वो जो फायर रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर आप बात करोगे कि यार इस पर्टिकुलर एरिया में फूड शॉर्टेज का रीज़न ये बनता है, फायर उसकी वजह से कि अब यहाँ पे क्रॉप्स नहीं होंगी, वहाँ पे क्रॉप की रिप्रोडक्शन, पहले आपको लैंड को साफ करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रीजन बनते हैं। एक तो उस हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का अपना कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है, उसको मिस नहीं करना। दूसरा, एक कॉमन चीज़ अप्लाई होती है, कुछ क्वेश्चंस में वो आपको कंपैरिजन मांग लेगा। इसकी एग्जांपल ये है, वो आपसे कहता है कि देखो एक चीज़ ये है कि वो आपसे कहता है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग 100 भी हो सकते हैं, वो 100 के 100 इस तरह क्वेश्चन में ठीक होंगे, लेकिन अगर वो आपको कहता है एक्सप्लेन व्हाट मेक्स ओपन कास्ट माइनिंग अ मोर बेनिफिशियल ऑप्शन कंपेयर टू डीप माइनिंग, ठीक है। अब यहां पे हर वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हर वो पॉइंट हर वो बेनिफिट जो ओपन कास्ट माइनिंग में और डीप माइनिंग में कॉमन है आपस में, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे वो पूछ रहा है कि ओपन कास्ट माइनिंग को डीप माइनिंग से ज्यादा बेहतर क्या चीज बनाती है। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि वो आपसे यानी वो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों में यानी जो ओपन कास्ट माइनिंग के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो बताओ। अगर आप ऐसे बेनिफिट्स आंसर में लिखाते हो जो दोनों में कॉमन है, तो आप इसलिए क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करके आ रहे हो। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कंपैरिजन करवा रहा है, अगर वो कंपैरिजन करवा रहा है तो कंपैरिजन के अंदर वो पॉइंट्स आपने मिस आउट करने हैं जो दोनों चीज़ों में कॉमन होते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे मोर बेनिफिशियल या मोर डिजास्टर्स के बारे में पूछ रहा है, अगर वो कॉमन पूछ रहा है फिर कॉमन पॉइंट्स लिखने, अनकॉमन पॉइंट्स ना लिखना। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ मेरे दिल में आई थी कि किसी भी क्वेश्चन में एक होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट, कि आपने कम से कम क्या लिखना है फुल मार्क्स लेने के लिए उस क्वेश्चन के अंदर। अमूमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के तमाम क्वेश्चंस के अंदर मार्किंग हो रही होती है पॉइंट पे। पॉइंट बेस से मुराद ये नहीं कि पॉइंट्स बना के आने हैं, पॉइंट बेस से मुराद ये डिस्टिंक्ट बातों के बेस पे, जितनी डिस्टिंक्ट बातें आप लिख के आते हो, हर डिस्टिंक्ट बात का, डिफरेंट बात का वो मार्क देता है, सही बात का। ठीक है, ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि अच्छा, दूसरी बात आपने लिखना प्रोज फॉर्म में, यानी पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना। ये सिर्फ पॉइंट से मुराद होता है डिस्टिंक्ट बातें। मेन बात यहाँ पे ये है कि एक क्वेश्चन फर्ज करो 2 मार्क्स का है, इसका मतलब है आपने उसमें 2 डिस्टिंक्ट बातें लिखनी थी, आप वो 2 डिस्टिंक्ट बातें लिखाते हो, ये आपके अगर वो 2 डिस्टिंक्ट बातें सही हैं तो आपके फुल उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स टेक मोर देन इनफ है। हमें एज स्टूडेंट नहीं पता होता कि हम जो 2 बातें लिख के आ रहे हैं वो क्या ठीक भी हैं या उनमें से एक बात गलत भी हो सकती है। पेपर में है पॉजिटिव मार्किंग, हर क्वेश्चन में अपनी स्ट्रेटेजी रखो कि वहाँ पे आपने जितनी आपको सही बातें उस क्वेश्चन के बारे में याद है सारी लिख के आनी है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपने 4 पॉइंट लिखे हैं उसमें से कोई भी 2, यानी खुदा ना खास्ता मुराद ये कि अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट लिख के आते हो गलत होता है, मार्क्स हट जाएंगे। बेनिफिशियल अगर आप 4 डिफरेंट बातें लिख के आते हो उनमें से कोई 2 बातें भी ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा फोकस है मार्क्स गेन करने पे। यहाँ हमने एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं करना, हमने उसे नहीं दिखाना कि यार मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो मुझे अपना यानी कि कॉल भी सम टाइम वाली बात नहीं, हमने सिर्फ अपना काम सेट करना है कि हमारा मार्क्स सही है, जितनी डिस्टिंक्ट बातें पता है लिखो। दूसरी बात, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर आमतौर पर जो गलती होती है, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में कोट किया था, वो होती है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के अंदर। जब आप इंक्रीज या डिक्रीज निकाल रहे हो तो उसका सिंपल फार्मूला ज़हन में रखो कि आपका न्यूमरेटर के अंदर क्या होता है अपना न्यू माइनस ओल्ड, नीचे आपका ओल्ड वैल्यू आती है। ओल्ड वैल्यू से मुराद कम वैल्यू नहीं होती, ओल्ड वैल्यू से मुराद होता है जो इनिशियल पॉइंट है आपका, वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है। इसलिए अगर आपका इनिशियल पॉइंट कम है तो आपकी आम तौर पर जो है
सॉरी, अगर आपका इनिशियल पॉइंट ज़्यादा बनेगा तो आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव के अंदर। मकसद ये कहने का रीज़न ये है कि आपके उसमें परसेंटेज के अंदर आंसर नेगेटिव में माइनस के साथ आ सकता है। उसका जो माइनस का साइन है वो मिस ना करना, वो साइन उसका पार्ट है, वो उसका नेगेटिव चेंज शो कर रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज आया उसके अंदर, ठीक है। एक कॉमन बात ये थी। फिर आपके पास आ जाता है कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे जहां वो आपसे डिस्टिंक्टली पूछ लेगा, या वो कहेगा यार एग्जांपल है, वो कहता है भावलपुर में एक नई कॉटन इंडस्ट्री लगी है, ठीक है। अब वो कहता है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स टू भावलपुर एंड ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ऑफ दैट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है आपको, भावलपुर के लिए अलग से लाइन दे देता है, पाकिस्तान के लिए अलग से लाइन दे देता है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, जैसे भावलपुर को भी ये बेनिफिट हो रहा है कि लोग आपके यानी लोकली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर जा रहा है। लेकिन आपने फोकस इस बात पे करना है, यानी आपका ज़हन ये होना चाहिए कि ऐसी 2 बातें चूज़ करो जो उस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होती, ज़्यादा अच्छी तरह अप्लाई होती हूँ। देखो, अब एम्प्लॉयमेंट लेवल एक छोटी सी इंडस्ट्री लगने में किसी छोटे से शहर में, उससे एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट लेवल बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लोकल कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही है, आप भावलपुर में लिख सकते हो कि लोकल लोगों को जो है जॉब मिल जाएगी, गुड पॉइंट है। लेकिन जब पाकिस्तान लेवल पे आओगे तो वहाँ आपने फोकस करना है उस चीज़ पे जो यानी उस उतने बड़े एरिया पे अप्लाई होती है। जैसे जीडीपी है, जीडीपी में इंक्रीज जो है वो हमारे पूरे मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स चूज किया करो जो आपके उस कंट्री के कंटेक्स्ट से ज़्यादा रेजोनेट करते हो। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते होते हैं, जहाँ वो हमें कहता है कि एग्जाम्पल इसकी मैं देता हूँ आपको, मेरे पास एग्जाम्पल आई थी। वो आपको कहता है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि जो फिशिंग हो रही है ना, ओशन वगैरह में जो फिशिंग हो रही है उसके अंदर बहुत सारा जो है बाय कैच पकड़ा जा रहा है, ठीक है। बाय कैच से, या चलो बाय कैच से छोड़ दो, जो यंग जो छोटी जो मछलियाँ वो पकड़ी जा रही हैं, जो एज में छोटी है, इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होने का खतरा है। अब वो कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 वेज इन विच दिस कैन बी अवॉइडेड या दिस कैन बी प्रिवेंटेड। अब वो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। स्टेट मेथड नंबर 1 एक्सप्लेनेशन, मेथड नंबर 2 एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ मेथड उसके एक्सप्लेनेशन में फ़र्क क्या है ये समझो। मेथड में तो सिर्फ आपने उस चीज़ का नाम लिख देना है कि भाई ये तरीका। एक्सप्लेनेशन में आपने उसको बताना है कि ये है क्या। इस 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स होंगे सिर्फ 2 मेथड्स को बताने के। मैं मेथड नंबर 1 वाई जवाब लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि क्या होता है, स्मॉल होल यानी डिसअलाउ स्मॉल नेट्स विद स्मॉल होल्स, ठीक है। और उसके बाद मैं दूसरा जो मेथड लिख दूंगा वो लिख सकता हूँ कि बैन फिशिंग इन स्पॉनिंग एरियाज। अब इसका जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन होगी वो ये होगी मेथड 1 की कि जब आप स्मॉल होल्स के अंदर जो है वो यंग फिश जो होती हैं कैच हो जाती हैं, छोटे साइज़ की होती हैं। जब आप लार्जर होल्स वाला नेट यूज़ करोगे तो वो पास आउट कर, उसमें से पास कर जाएंगी तो वो कैच नहीं होंगी। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। इस तरह जो दूसरे वाला हमारे पास है स्पॉनिंग एरियाज़ वाला, उसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि स्पॉनिंग एरियाज़ में वहाँ पे क्योंकि मछली अंडे दिए होते हैं तो कई बार ये अंडे दिए होते हैं, वहाँ यंगस्टर यानी वहाँ पे जल्दी जल्दी ब्रीड होने के बाद यंगस्टर वहाँ पे निकल रहे होते हैं। अगर आप वहाँ पे फिशिंग करोगे तो नेचुरल है कि वो ज़्यादा पकड़े जाएंगे। तो मेथड हो गया सिर्फ बताना वो क्या है, स्टेट करने का मतलब ये बता दो वो क्या है, और एक्सप्लेनेशन उसके अंदर आ गई कि उसकी डिटेल्स क्या है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक कॉमन चीज़ क्या आती है, पेपर का अमूमन जो आखिरी क्वेश्चन होता है ना इसके अंदर वो आ जाता है इस तरह का कि वो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन की मार्किंग भी होगी डिस्टिंक्ट बातों के ऊपर ही, लेकिन फ़र्क क्या होगा, वो आपसे कोई ऐसी चीज़ बारे में पूछेगा कि आपने नाम भी नहीं सुना होगा पहले। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा के एंड टोड के, वो कहेगा भाई ये क्वेश्चन स्पेसिफिक पेपर में 2019 के आया भी हुआ था। वो आपको कहता है कि बिलो इज सम इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट के एंड टोड्स। अब उसमें गोलदार बना के इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक चीज़ लिखी हुई है, केन टोड जो है उसकी फीमेल जो है वो एक बारी में 35,000 एग्स ले करती है। केन टोड 1 साल में एडल्ट हो जाता है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो केन टोड का कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। केन टोड जो है छोटे मैमल्स और इनके ऊपर प्रे करता है, एक्सेट्रा, प्रे करने खाना का इनको खाता है। अब वो कहता है कि वाई इज इट बिकमिंग एन अनकंट्रोलेबल पेस्ट इन क्वींसलैंड। अब आप बैठ जाओगे, हमने कभी बुक में तो आज तक केन टोड का नाम ही नहीं सुना, मैंने बुक में तो कभी आज तक माउंट एटना का नाम ही नहीं सुना। ओ भाई, उसने आपसे यहाँ नॉलेज, यहाँ उसने आपसे मांगा क्या है कि जो बातें उसने आपको दी हुई है ना उसको डिस्टिंक्टली अपने नॉलेज से आप कैसे कनेक्ट करते हो। जैसे उसने यहाँ एक बात दी हुई है, और नॉलेज भी नहीं, कॉमन सेंस है मोस्टली। उसने एक बात आपको दी हुई है कि भाई फिशिंग जो है ना, क्योंकि यानी उसकी फीमेल जो है 35,000 एग्स ले करती है एक बारी में। नेचुरल सेंस है कि उसका स्पॉनिंग रेट जो है इस पर्टिकुलर फ्रॉग का, इसका ग्रोथ रेट में इसका क्या कहते हैं, इनका प्रोडक्शन रेट जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये उसके साथ नॉलेज से कनेक्शन है। तो इनकी आबादी बढ़ती बहुत तेज़ी से है। दूसरा वो कहता है कि उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है क्वींसलैंड में। इसका नॉलेज से कनेक्शन ये है कि जब उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है तो उसकी पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल डिक्रीज आने का कोई चांस, इन इकोसिस्टम में उसकी पॉपुलेशन को कम करने का कोई नेचुरल तरीका ही नहीं है।
इस तरह आपने बातों को कनेक्ट करना है अपने नॉलेज के साथ, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में जो सारा क्वेश्चन एक आता होता है, एक ही अमूमन आता होता है, इस तरह का क्वेश्चन। मुझे भी देखने दो कोई और हमारे पास में चीज़ मिस ना हो गई हो। ये हमारे पास आ गया मेन मार्क वही है कि डिस्टिंक्ट बातें, जितने मार्क्स उतनी डिस्टिंक्ट बातें मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम जितनी लिख सको आपकी फोकस होना चाहिए ताकि मार्क्स सही हैं। ये हो गया। अच्छा ये हो गया हमारे पास, इसके बाद ये हो गया। हाँ, कई बार वो कह देगा उसने इन्फॉर्मेशन को डाटा दिया होगा, वो कहेगा ये डाटा किस तरह उसने प्रोसेस किया है, तो हम बैठ जाएंगे डाटा प्रोसेस किस तरह की है। कॉमन सेंस की बात है, आपने ये सोचना है कि यार ये जो पर्टिकुलर डाटा है इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक बंदा है वो दिन में ना 4 दफ़ा जो है अपने एरिया का टेम्परेचर लेता है, यानी अपने घर का फजल टेम्परेचर लेता है। नीचे वो आपको टेबल बना के देता है, एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, एवरेज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे एक्सेट्रा करके। अब वो कहता है हाउ दिस डाटा वाज प्रोसेस्ड। आप बैठ जाओगे यार किसने बताया नहीं, भाई वो पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, आपको बात समझ आ जाएगी। उसने आपको ये बताया है कि वो दिन में 4 दफ़ा उसका अमाउंट ले रहा है, तो आप लिखोगे भाई उसने दिन में जो 4 दफ़ा अमाउंट ली थी उसकी एवरेज की, और एवरेज यानी प्लस किया उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अमाउंट्स करके एवरेज लेके उसने आंसर बता दिया। सिंपल आंसर। ज़्यादातर मार्क्स यहाँ कॉमन सेंस के होंगे जो हम खराब करते हैं। कॉमन सेंस वाले मार्क्स नहीं खराब करोगे पेपर अच्छा हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। अच्छा ये हो गया हमारे पास, उसके बाद आ गया फिर वही बात है, क्वेश्चन का कंटेक्स्ट जरूर पढ़ना कि वो क्या बात कर रहा है। कोई अगर ग्राफ और क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो ग्राफ में ट्रेंड देखा करो कि ग्राफ में आमतौर पे ट्रेंड चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है भी ग्राफ में ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है 0.2 का 0.3 का, तो नेचुरली हमारा प्रेडिक्शन यही होगी अगली बार भी उतना डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ का वो जो है इस तरह के बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हैं आप। मेरे दिन में क्वेश्चन और आया था, हाँ ये क्वेश्चन आ गया। अगर वो आपको देता है एक एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन या कोई इस तरह का क्वेश्चन जहाँ वो हम होता है कि हम जो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना क्वेश्चन में बहुत जल्दी में पढ़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एंड का वर्ड है तो इसका मतलब ये उसकी बाद वाली चीज़ भी क्वेश्चन के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी पहले वाली चीज़ है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक क्वेश्चन बल्कि इस पेपर में था, मुझे देखने दो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसके अंदर। Suggest how the worst flooding in 100 years could have affected the extraction and exportation of coal। यहां उसने कहा एक्सट्रैक्शन एंड एक्सपोर्टेशन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ एक चीज के बारे में 1000 पॉइंट भी लिखाते हो ना मैक्सिमम, और उनमें से 2 कोई बातें सही हैं तो मैक्सिमम 2 मार्क्स ही देगा वो आपको। आप 1000 बातें लिखाते हो सिर्फ एक्सट्रैक्शन के बारे में, एक्सपोर्टेशन के बारे में एक बात भी नहीं लिखते, 1000 की 1000 एक्सपोर्टेशन के बारे में जो बातें हैं वो सही हैं, तब भी वो 3 में से 2 मार्क्स देगा। जब उसने ऐसे किया हो तो मतलब दोनों चीज़ों के बारे में आपने लिखना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये किसी एक चीज़ के बारे में 2 बातें जरूरी और सही होनी जरूरी हैं, और एक जो दूसरी चीज़ है उसके बारे में एक बात सही होनी जरूरी है। तरीका क्या है, दोनों के बारे में जितना पता है सारा लिखो, जो जितना आपको सही पता है। तरीके से मुराद ये हमारी सेफ्टी का तरीका है, लिखना दोनों के बारे में, मिस नहीं करना इसको, ये जरूरी बात थी बताने वाली, ठीक है। बाकी कोई आपको रीडिंग बता देता है, रीडिंग वाले क्वेश्चन में आम तो गलती होती है, वो आपको एक टेबल के अंदर एक ग्राफ पे मल्टीपल डाटा दे रहा होता है। अब वो ध्यान करना जो चीज़ पूछ रहा है उसी की रीडिंग पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल पूछा, रेनफॉल रीडिंग पढ़ रहे हो, ये ना उसी ग्राफ पे टेम्परेचर रीडिंग पढ़ के आप डाल दो, इस तरह गलतियाँ ना करना। बाकी यार इस पेपर में ना कोई खुदाई की समझ से कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा पेपर है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपके जहन में इशू हो तो मैं इसकी नहीं, कोई क्वेश्चन मेरा जहन में आ रहा हो मैं अवेलेबल हूँ, इसके बाद मुझसे पूछ सकते हो। मेरा वैसा ख्याल है कि इसमें अगर आपकी अगर आपने कंटेंट को पढ़ा भी हुआ है ना 1-2 दफ़ा, तो बाकी पेपर मोस्टली कॉमन सेंस का है और मोस्टली ना बेसिक लेवल जो साइंस होती है उसका पेपर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा, बल्कि आई होप कि आप लोगों का इसमें जो है मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ जाएँ, ठीक है। बाकी यार बेस्ट ऑफ लक, कोई इशू तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।